आदाब, नमस्कार। द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। पिछली बार भी हमने ये कहावत कही थी और आज फिर ये कहावत कह रहे हैं कि हमारे समाज में एक कहावत बोली जाती है कि भेड़िया और भेड़ या बकरी, भेड़िया और बकरी साथ में पानी नहीं पी सकते हैं। लेकिन ये बार बार होने लगा है क्योंकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के नंबर वन दुश्मन बिल्कुल पसंद नहीं करते। रोज बयान आता है कि ईरान के शिप को उड़ा देंगे, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सब अमेरिका बोल रहा है, ईरान भी कह रहा है हम पीछे नहीं है, करके दिखाओ, हम बताएंगे, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। लेकिन इस बीच बातचीत शुरू हो गई है। दो दौर की बातचीत ओमान में हो चुकी है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच दूसरे दौर की बातचीत शनिवार को खत्म हुई और यह भी कहा गया है कि अगले दौर की बातचीत भी होगी। यानी बातचीत आगे बढ़ रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति बनती जा रही है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दूसरे दौर की बैठक के बाद क्या कहा। Dr. Abbas Araghchi with me. He is heading the Iranian delegation for the second round of talks, and he is right here with us to tell us more about what went on behind those closed doors. Thank you very much, Dr. Araghchi, for your time. Thank you very much. If you can tell us about the negotiations. Yes. Today, we held the second round of negotiations. The talks were good and positive, and in a positive atmosphere. The principles and goals of a agreement was talked about, and we decided to continue the negotiations and to move forward another stage, and the technical talks would be held indirectly. They would be held in Oman between the experts, and we would like to express our gratitude to the role of the Omani foreign minister and his colleague. And the negotiations will begin on Wednesday, the technical negotiations, and then next Saturday, the talks, the third round of the talks will be held in Oman. And based on the progress of the experts, I think we would be in a better place to judge whether an agreement is possible next week. You say that the talks will be held at the technical level. Can you explain about the presence of IEA Chief Grossi? The IEA Chief was not present in the talks, and this is natural because we're not in a place where we would need the technical explanations by the agency. Of course, it may be needed that one day that the agency's experts or Mr. Grossi himself would deliver his explanations, but we are not in that position yet. He met with Italian authorities and officials. I think I met him 2 or 3 days ago in Tehran and held talks with him. And if it hadn't been that, I would have met him today here. Quite naturally, the agency would be consulted. Thank you very much for your time. There you have it, straight from the... तो आपने सुना अब्बास अराक्ची को, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। वो ये कह रहे हैं कि बात अच्छी रही है, अगले दौर की बातचीत भी होगी, वो भी होपफुल हैं। और इटली के भी कुछ अधिकारियों से मुलाकात हुई, ओमान मध्यस्थता कर रहा है, इसमें सब सारी बातें बोली हैं। शाही साहब, अब ये बात शुरू हुई तो लगा कि पहली बार के बाद दूसरी बार होगी कि नहीं बातचीत। तो पहले बार की भी बातचीत हुई, दूसरे बार की भी बातचीत हुई और तीसरे बार की भी बातचीत होगी, इसमें भी कोई अब शक नजर नहीं आता है।
आपको लगता है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? और अगर ईरान और अमेरिका कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर के साथ आ गए तो सबसे बड़ा नुकसान तो इजराइल का होगा। तो पहले जवाब पहले सवाल का, फिर इजराइल पर बाद में बात करेंगे। जी जी सौरभ, ये जो सेकंड राउंड था ये कई मायनों में इम्पोर्टेंट था। अव्वल तो ये कि आपने नोटिस किया कि पहले राउंड में ओमान में बातचीत हुई, दूसरी राउंड में हालांकि ओमानी एम्बेसडर जो हैं रोम में, इटली में, उनके घर पे बातचीत हुई, लेकिन इटली में बातचीत, तो रोम में बातचीत हुई। तो आई थिंक उसका एक उसका महत्व ये था कि ये वाइडर ऑडियंस को दिखाया जा सके कि यूरोप, जो इसमें एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि P5+1 के साथ ईरान ने JCPOA एग्रीमेंट साइन किया था, तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है। हालांकि उसमें जो यूरोपियन कंट्री शामिल हैं अभी उनके यहाँ मीटिंग नहीं हुई है, यानी मीटिंग फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन में नहीं हुई है, लेकिन यूरोप में सेकेंड राउंड की मीटिंग करने का एक ऑप्टिक्स था। उसका रीजन ये था, ये बताना कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसमें यूरोपियन पावर्स की हामी है, यानी वो इसका हिस्सा है। मैं यहाँ दर्शकों को समझाता चलूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, उधर पैरेलल में जो यूक्रेन वाले मुद्दे को लेकर रशिया और अमेरिका के जो निगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें जिस तरह से यूरोप को साइडलाइन किया गया है, उससे यूरोपियन बहुत क्षुब्ध हैं और उनको ये लगता है कि इट इज अ डिप्लोमेटिक स्लाइड, उनको साइडलाइन किया गया है। तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि दुनिया एक और ऐसा कोई, जिसको कह सकते हैं ना कि बहुत बड़ी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट एक मुज़ाकरात हो, उसमें भी ऐसा नजर आए कि वो कहीं फीचर ही नहीं कर रहे हो, कहीं फिगर ही नहीं कर रहे। तो इसलिए ऑप्टिक के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये राउंड जो है यूरोप में हो, और आई थिंक वो जो एक खाना था उसमें टिक जो है वो लगा दिया गया। मुज़ाकरात जो है वो जैसा हमने कहा, ओमानी एम्बेसडर जो हैं इटली के, उनके घर पे हुआ, दो अलग अलग कमरों में, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए इनडायरेक्ट टॉक्स है, तो उसमें ये होता है कि ओमानी एम्बेसडर या और जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, वो पहले ईरानियों के साथ बैठते हैं, उनसे तमाम चीजें पूछते हैं, फिर वो दूसरे कमरे में जाते हैं, फिर अमेरिकन के साथ बैठते हैं, उनसे तमाम चीज पूछते हैं, फिर ये तबादले ख्याल जो है इसी फॉर्मेट पे होता रहता है। इसलिए टाइम बहुत लगता है। कल भी देखें, इंडियन टाइम के हिसाब से तकरीबन मुझे लगता है 5:30 बजे ये लोग कमरों में बैठ गए थे, और मीटिंग जो खत्म हुई है वो तकरीबन 9:30 बजे खत्म हुई। तो आप अच्छी खासी, जिसको कह सकते हैं कि एक लंबी मीटिंग जो चली। जो हमारा पिछला वीडियो हमने किया था इस टॉक पे, उस पर हमने एक बात कही थी, बार बार एक बात मैंने दोहराई थी, हमारे दर्शकों को याद होगा कि हमें ये देखना होगा कि अगले बार जो टॉक हो रही है उसके बाद हम टेक्निकल कंसल्टेशन के तरफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। ये बार बार मैंने दोहराई थी बात। उसका रीजन ये था कि अगर तो हम टेक्निकल कंसल्टेशन के तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि इस बातचीत में प्रोग्रेस हो रही है, यानी चीजें फॉरेन मिनिस्टर के लेवल से उठ के साइंटिस्ट के लेवल पे, इंजीनियर्स के लेवल पे पहुंच रही है। और बिल्कुल वैसा ही अनाउंस किया गया। आपने देखा कि अब बुधवार को टेक्निकल कमिटी जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि स्पेशल पावर्ड कमिटी होती है, जिनको कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स का ज्ञान होता है, उसकी एक मीटिंग अब आइंदा जो बुधवार है, आज संडे है, तो अब जो आइंदा बुधवार है उसमें उनकी पहले मीटिंग होगी। उस मीटिंग में वो लोग एक दूसरे के सामने प्रपोजल्स, काउंटर प्रपोजल्स प्रेजेंट करेंगे। हालांकि ये मीटिंग भी इनडायरेक्ट होगी, पर होगी। और वो जब प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल एक दूसरे को दे देंगे, उसके बाद जब उनके पास और 2 दिन, यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार का वक्त हो जाएगा, जिसमें वो एनालाइज कर लेंगे एक दूसरे के पोजीशंस को, और ये देख लेंगे कि दोनों के एक्सपेक्टेशन में कितनी खाई है और उसको पाटने के लिए क्या किया जा सकता है, तब नेक्स्ट राउंड की अगले सैटरडे को फिर से फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होगी। यानी अभी तक जो स्टेप दिख रहा है मुझे, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है अभी तक। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि इन चीजों में अंग्रेजी में हम लोग एक जुमला यूज करते हैं, देयर इज मेनी अ मिस बिटवीन द कप एंड द लिप्स। चाय उठाते हैं, ओट्स तक लाते हैं, हो सकता है उसके दरमियान से चाय जो है गिर जाए, तो वो चीज देखने वाली होगी। लेकिन फिलहाल मुझे प्रोग्रेस जो है वो अच्छा नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये प्रोग्रेस अच्छा नजर आ रहा है। देखिए, ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि जो उसका नागरिक परमाणु कार्यक्रम है
और वो यूरेनियम का इस्तेमाल अस्पताल और बिजली बनाने के लिए कर रहा है और बिल्कुल शांतिपूर्ण है। अमेरिका उस पर मानता नहीं है, अमेरिका एतबार नहीं करता है। अगर मान लीजिए शाही साहब कि क्योंकि जब वार्ता शुरू होने वाली थी तो ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि अगर ये वार्ता सफल नहीं हुई तो ईरान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। मान लेते हैं, ये तो एक खुद में अपनी बड़ी एक बहुत बड़ी सफलता की बात है कि 2 दौर की बातचीत होगी, तीसरे दौर की बातचीत होगी। कल को अगर ये बातचीत नहीं बनती है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो किस तरीके के परिणाम हम देखेंगे? देखिए, अव्वल तो आई डोंट वांट टू जंप द गन, क्योंकि देखें ट्रम्प बहुत चीजें बोलते रहते हैं और वो एक अमल और रद्द अमल जो आपको नजर आता है। ईरान भी कहता रहता है कि कल ही अब जब ये मीटिंग चल रही थी, ईरान ने एक वीडियो निकाला कि कैसे वो B-2 बॉम्बर का सामना करेगा अगर वो अटैक करता है। तो पब्लिक पोस्चरिंग चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का वो तरीकेकार है, तो मेरे ख्याल से उसका रद्द अमल भी उसी तरह का होता है। लेकिन फिलहाल मेरा यह मानना है कि अगर तो ये बॉम्बिंग कैंपेन ही होता, अगर वही अल्टीमेटली करना होता, तो हम लोग इस टॉक में एंटर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि अक्टूबर महीने से पहले आपको ये निपटा देना, इनफैक्ट जुलाई महीने से पहले आपको ये निपटा देना। तो अगर जुलाई महीने से पहले निपटा देना है और आइए ये कहती है कि ईरान के पास 6.5 बॉम्ब बनाने के फिसाइल मटेरियल अवेलेबल। फिसाइल मटेरियल यानी एक बॉम्ब बनाने में जितना भी किलो यूरेनियम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, 6.5 बॉम्ब बनाने का यूरेनियम ईरान के पास है। एक चीज होती है जिसको ब्रेकआउट टाइम कहते हैं। ब्रेकआउट टाइम एक टेक्निकल वर्ड है। उसका क्या मतलब होता है कि जिस दिन ये पॉलिटिकल डिसीजन ली गई कि बम बनाना है, और पॉलिटिकल डिसीजन लेने से लेके और टेक्निकल डिसीजन तक में कि बम के लिए हमारे पास मटेरियल है, इसके वक्फे को, इस ड्यूरेशन को ब्रेकआउट टाइम कहते हैं। वो आइए ये कहती है कि ईरान के पास वो ब्रेकआउट टाइम अब 3 से लेके 5 दिन का है। यानी वो अगर पॉलिटिकल यानी आयतुल्लाह खामनेई ये डिसीजन लेते हैं कि बॉम्ब बनाना है, तो 5 दिन के अंदर में ईरान के पास बॉम्ब बनाने लायक मटेरियल जो है, फिसाइल मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉम्ब बन जाएगा, फिर उसके बाद बॉम्ब बनने में भी एक कुछ वक्त लगता है, डिवाइस को तैयार करने में वक्त। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 3 दिन का क्रिटिकल, जिसको ब्रेकआउट टाइम कहते हैं, अगर अमेरिका को अटैक करना होता तो वो अभी तक कर चुका होता, अगर ये 3 दिन वाला मामला है तो। क्योंकि अब ये बातचीत जितने दिन तक बढ़ती जाएगी, ये ब्रेकआउट टाइम और 3 दिन से घट के 2 दिन और 1 दिन होता जाएगा। तो अगर अटैक करना है तो आप फिर उस दिन का क्यों इंतजार करेंगे जब ब्रेकआउट टाइम 1 दिन का हो जाए, आप अभी अटैक करें। अव्वल ये। दूसरा, अगर आपने नोटिस किया होगा, इस वीक रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट की जिसमें उसने कहा कि नेतन्याहू एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम लेके गए हुए थे अमेरिका के पास उनको देने के लिए कि वो ईरान पे कैसे हमला किया जाए। ये हम अपने दर्शकों को बार बार समझा चुके हैं कि इजराइल की मिलिट्री सलाहियत है नहीं कि वो अपने आप से हमला कर सके बिना अमेरिका के हेल्प से। तो अमेरिका को उसमें हामी देनी होगी। अमेरिका ने वो हामी नहीं भरी, जो अभी तक फिलहाल रिपोर्ट आई है, वो उसने अभी तक हामी नहीं भरी। हालांकि इसके भी चांसेस हैं कि सैबोटाज करने के लिए इजराइल यूनिलैटरली हमला कर दे, और फिर जब ईरान उस पर हमला करे तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन ना हो, यहूदी लॉबी के दबाव में उसको बचाने आना पड़े। लेकिन फिलहाल जो टॉक जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है, उससे ये लग रहा है कि इमीडिएट इसके कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि अमेरिका अटैक करेगा। क्योंकि जैसा मैंने पिछली बार कहा कि अगर करना होता तो ये जिसको कहते हैं टेक्निकल, उसमें नहीं जाती है, टेक्निकल राउंड में ये टॉक नहीं पहुंचती। टेक्निकल राउंड में चूंकि ये टॉक पहुंची है। अच्छा, दूसरी ये कि मैं बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि एक कोई कॉमन ग्राउंड बनता दिख रहा है। इनफैक्ट एक ड्राफ्ट प्रपोजल है जो कल कई इंटरनेशनल मीडिया में सर्कुलेट हुई है। लोग कह रहे हैं कि लीक्ड प्रपोजल है, हालांकि इसकी तस्दीक किसी ने नहीं की है। ऐसे भी लीक्ड प्रपोजल होता है तो उसकी तस्दीक कोई करता नहीं, कि फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि ये सही चीज जो है लीक हुई है। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वही JCPOA के तहत के जैसा ही कोई डील बनाने की एक कोशिश जो यहाँ पे हो रही है। हमारे स्क्रीन पे जो चीजें चल रही हैं उससे हमारे दर्शकों को समझ में आ रहा होगा कि वो क्या थी। 3.67% का पे आपको घटा के करना है एनरिचमेंट, और उसके बदले में ईरान ने कहा है कि इमीडिएट रिलीफ होना चाहिए ऑयल सैंक्शन से, और $125 बिलियन जो फ्रोजन रखे हुए हैं वेस्टर्न अकाउंट में, उसको अनफ्रीज करना होगा।
फिर मामला सेकंड राउंड में जाएगा, फिसाइल मटेरियल जो ऑलरेडी हाईली एनरिच्ड हैं उसको किसी थर्ड कंट्री में भेजने का, जो पिछली बार रशिया में भेजा है। तो ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो अब बुधवार को डिस्कस होंगे। जैसे ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स बुधवार को डिस्कस होंगे, वो खत्म होता है या तो हम उसी रात या अगले सवेरे हम उसका अपडेट लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल जो चीज लग रही है उससे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि ये वॉर के तरफ अभी फिलहाल बढ़ रहा है, लेकिन ये वॉर की तरफ बढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पश्चिमी एशिया और हम लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं उस इलाके में। ये जो बातचीत हो रही है, इजराइल का तो आपने बताया कि वो अपना एक प्रोग्राम लेके गया था कि भाई ईरान पर कैसे हमला करना है, तो अमेरिका ने अभी उस पर कुछ कहा नहीं है, हामी नहीं भरी है। लेकिन जो बाकी देश हैं जहां पर एक तरीके का अनरेस्ट नहीं, एक अनरेस्ट है, सीरिया उसमें एक नाम है, लेबनान में भी इजराइल के अपने दखलात हैं, वो दखल है उनका, वहां पर वो अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जो मिडिल ईस्ट जो बहुत समय से अनस्टेबल है, क्या वहां पर भी इस बातचीत के धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि ईरान एक मेजर रोल प्ले करता है लेबनान में, हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन करता है, और हिजबुल्लाह जिस तरीके से सीरिया में अपना दखल रखता था उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो पूरे मिडिल ईस्ट पर कैसे देखते हैं इस बातचीत का असर? देखिए, अगर तो ये टॉक फेल होता है और ये एक जंग में तब्दील हो जाती है चीज, तो फिर जो हम डिस्टेबलाइजेशन देखेंगे वो अलग लेवल का डिस्टेबलाइजेशन। वो अभी तक हमने जो भी डिस्टेबलाइजेशन देखा है इस रीजन में उससे ज्यादा भयावह हो। ईरान ने अपने तरफ से जो उसके सारे नेबर्स हैं, ये वो कंट्री हैं जहां पे अमेरिका के अपने बेसिस हैं, यानी इराक में, यूएई में, बहरैन में, कतार में, उसके अलावा टर्की में। इन सब को एक क्लियर वार्निंग जो है वो ईरान ने दी है और उनसे ये कहा है कि अगर उनके बेसिस या उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल या अमेरिका करता है ईरान पे हमला करने के लिए, तो उनके लिए यानी ईरान के लिए वो कंट्री जो है उसका बेस वो यानी लायबल हो जाएगा वापसी जवाबी हमले के लिए। कहने का मतलब यह है कि कतार के अगर बेस से अमेरिकन ड्रोन उड़ती है या B-2 फाइटर पे उड़ के बॉम्बिंग करते हैं, तो कतार पे ईरान हमला करेगा, उनके ठिकानों पे हमला करेगा। अब इससे उस रीजन में पूरी खलबली मच गई है, क्योंकि देखें ये कतार और बहरैन और यूएई और सऊदी ये सब ईरान से फिजिकली बहुत नजदीक है। मतलब और दूसरा ये कि ये सब बहुत छोटे स्टेट हैं। यहाँ पे अगर आपने 4 मिसाइलें उनके एयरपोर्ट पे मार दी या उनके किसी रिफाइनरी पे 4 मिसाइलें आपने मार दी, तो सडनली 1 मिलियन 2 मिलियन आदमी खड़ा हो जाएगा कि हमको अपने अपने देश में, जो ये इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनो जो वहां काम कर रहे हैं, या गोरे जो हाई लेवल पोस्ट पे वहां काम कर रहे हैं, वो सारे भागने लगेंगे अपने देश। तो ये कोई भी नहीं चाहता कि ये रीजन इस तरह से अफेक्टेड। तो इसीलिए ये सारे कंट्री जो हैं ये अमेरिका बार बार ये जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी परसों ही, इनफैक्ट परसों सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनका दौरा था ईरान में आए, उन्होंने बातचीत की। इसके बाद ओमानी जो ओमानी हेड ऑफ स्टेट हैं वो अभी रसिया जा रहे हैं। यानी ये एक पूरी सरगर्मी इस रीजन में हो गई है। हर आदमी इस वॉर को अवॉइड करना चाहता है और वो चाहता है कि ये डील जो है वो हो जाए। जो ट्रंप की कोर टीम इस डील को देख रही है, यानी विटकॉफ, वांस और ट्रंप, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसमें मार्को रूबियो, केलॉग, ये सब जो हॉक्स हैं ये इसमें नहीं है शामिल। उनको भी ये लगता है कि किसी तरह का एक ब्रेक थ्रू जो है कर लिया जाए, ताकि ट्रंप अपने ऑडियंस को बता सके कि उनकी जीत हो गई है, हमने ईरान को बॉम्ब बनाने से मना कर दिया। और वो जिस तरह से बोलते हैं, दिस इज अ वेरी गुड डील, ब्यूटीफुल डील, बेटर देन दैट इडियट ओबामा's डील, इस तरह का जो बात वो बोलते रहते हैं, बेटर देन स्लीपी जो, इस तरह का कुछ कर करके। अच्छा, आसान भी है, उनकी जनता जो है ऐसे ही कम IQ वाली वोटर्स हैं उनके, तो वो हो सकता है उनको सही में लगे कि हाँ ये जीत हो गई। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है भारत से। तो आप पैरेलल भी देख सकते हैं कि मैसेजिंग जो है राइट विंग के लिए आसान होता है अपने टारगेट ऑडियंस को समझाना, क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस प्री डिस्पोज्ड समझी हुई है। उनको लगता है कि हमारे भगवान कुछ गलत नहीं कर सकते, तो भगवान जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के लिए ये अगर वो JCPOA से बुरा डील भी करते हैं, साइन पुराने डील से, तो वो अपने दर्शकों को, अपने लोगों को समझा पाएंगे कि ये उससे बेहतर डील है। तो अगर वो चीज होती है
तो मेरे ख्याल से ट्रंप इसको अवॉइड करना चाहेंगे इस वॉर को, क्योंकि जैसा मैंने कहा टारगेट ईरान है, टारगेट चाइना है लॉन्ग टर्म। तो वो ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से हम किसी तरह विड्रॉ कर जाएं। कुछ जो है उस पर चीजें हो भी रही हैं, सीरिया से कुछ फोर्सेस विड्रॉ होने की बात चल रही है। तो यानी एक लार्जर इंटरेस्ट ये है कि आप रीजन से विड्रॉ करें, ना कि रीजन को ज्यादा डिस्टेबलाइज कर दें कि आपको फिर अगले 10 साल तक यहीं पे अपने एनर्जी और अपने रिसोर्सेज खर्च करना पड़े, और फिर तो चाइना आपके कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ट्रंप के चल रही है, और यही चीज शायद गाइड कर रही है कि ये जो न्यूक्लियर निगोशिएशन हो रहे हैं, अगर चाइना यहाँ पे उनका प्राइमरी एनिमी नहीं होता तो मुझे लगता है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक अटैक हो गया होता ईरान पे। ईरान हो गया होता अगर चीन साथ ना होता। तो बहुत कुछ बदल रहा है, और सियासत बदल रही है, अप्रोच बदल रहा है। और ये बैठक इसीलिए कह रहे हैं कि इस पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बैठक की सफलता भी और विफलता भी, क्योंकि इसके दूरगामी और इनडायरेक्ट परिणाम भारत पर भी होंगे। तो बहुत दिलचस्प है। शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब अगले दौर की बातचीत होगी तो हम अपने दर्शकों के पास वापस लौटेंगे और उनको बताएंगे कि एक बहुत अहम बैठक है जिस पर हम लोग ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं, और हर अपडेट इस बैठक का आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, और जागरूक और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनिए और बनाइए भी। शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया दर्शकों।